बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। ये लेक्चर नंबर 8 है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक का, और अल्बिहम्दिही ताला ये आखिरी लेक्चर भी होगा इंशाल्लाह। और इस लेक्चर में हम जो पार्टीशन फंक्शंस मालूम करने थे, वाइब्रेशन और रोटेशन, उन्हें हम करेंगे इंशाल्लाह। रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन हमने शुरू में ये देखा था कि रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन की इक्वेशन है जिसमें जे जो है ये क्वांटम नंबर है, ठीक है, और आई जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इसके अंदर एंगुलर मोमेंटम होता है, तो पार्टीशन फंक्शन हमें पता है इसके बराबर, जिसमें जी आई जो है ये डीजेनरेसी फैक्टर है। डीजेनरेसी बताया था कि एक से ज़्यादा एनर्जी लेवल एक ही एनर्जी पोजीशन पर आ जाए तो वो डीजेनरेसी कहलाती है। और अब इसके अंदर अगर हम वैल्यू पुट करने जाएंगे तो ये जो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन है ये बहुत क्लोज होते हैं, यानी ट्रांसलेशन से तो ये मुकाबले में दूर होते हैं, लेकिन बहरहाल ये वाइब्रेशन के मुकाबले में बहुत छोटे होते हैं। तो ट्रांसलेशन के मुकाबले में इतने बड़े नहीं होते कि हम इनको इंटीग्रल से बाहर लिए, क्योंकि हमने ट्रांसलेशन पार्टीशन फंक्शन जब करे थे तो हमने इंटीग्रेशन कर ली थी, यानी एस्टिमेशन, इंटीग्रेशन मीन्स हमने एस्टिमेशन की थी, तखमीना लगाया था। क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में छोटी छोटी चीज़ों हो तो उनका तखमीना लगाया जाता है। तो यहाँ भी स्टिल कि ये जो रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन है ये बहुत बड़ा यूनिट तो नहीं हो अपने साइज़ के अतबार से, लेकिन ये है बहुत बड़ी तादाद में भी, तो लिहाजा इसको हम इसका तखमीना भी लगा सकते हैं, इसलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अब इस z इक्वल्स टू जी आई ई रेस्ट पावर ई आई ओवर के टी को हमने इंटीग्रल में तब्दील किया, तो ये हमें मिल गया इस तरह से कि 2j+1 डीजेनरेसी हो गई, ये जी आई की जगह आ गया, और ईस्ट पावर यहाँ रोटेशन एनर्जी होगी, यहाँ माइनस साइन मौजूद है वो थोड़ा सा मर्ज हो गया उसके साथ, और डी जे यहाँ लगाया गया। इसलिए जब भी आप इंटीग्रेट करते हैं तो किसी के रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये रिस्पेक्ट टू जे, जे क्या है, क्वांटम नंबर है, रोटेशनल पार्टीशन लेवल के क्वांटम नंबर है। तो आइए अब इसको इंटीग्रेट करने की बात कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इस ई रोटेशन की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। ये हमने पुट कर दी इसकी वैल्यू, ये जो है ऊपर j × j+1h² और के टी पहले से मौजूद था, ये चीज़ बन गई हमारे पास। सिंपल हमने ई रोटेशन की वैल्यू पुट करी है, ठीक। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, ठीक। तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए क्या होता है कि जब ई रेज़ टू पावर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसका इंटीग्रल ई रेज़ टू पावर फंक्शन होता है। हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया देखने के लिए क्या डेरिवेटिव है कि नहीं, तो j² और j हो गया। ज़रूरी नहीं था, ये मैंने समझाने के लिए एक्स्ट्रा स्टेप किया है। जब हम इसके फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो कि हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ आ जाए 2j+1 की जगह पे इसके साथ, तो ये हो जाएगा j² का डिफरेंशियल 2j हो जाता है और j का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, तो 2j+1 आना चाहिए, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अब क्या होना चाहिए, h² 8π² i k t, ये सब के सब कांस्टेंट हैं, क्योंकि यू वांट टू डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट रिस्पेक्ट टू j, तो दीज थिंग्स आर कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये चीज़ मिस है, h² 8π² i k t। तो आइए जी नेक्स्ट स्टेप में हम, ये हमने दोबारा वो इक्वेशन लिखी, और अब हमने ये फॉर्मूला है कि ई रेज़ टू फंक्शन के साथ अगर डेरिवेटिव होगा, उसका इंटीग्रल कर रहे होंगे, तो लिहाजा ई रेज़ टू फंक्शन उसका रिजल्ट आ जाएगा इंटीग्रल का। तो अब हमने क्या किया, यहाँ 2j+1 से के साथ ये h² 8π² i k t से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, तो इसको इक्वलिटी रखने के लिए हमने क्या करा, इससे डिवाइड भी कर दिया। तो ये देखें आप, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कैंसिल भी कर लेती हैं, ठीक है। अब हमारी ये जो कंडीशन है ना, ग्रीन में जो फॉर्मूला लिखा है पूरी हो गई। ई की रेज़ टू पावर फंक्शन, तो ई की रेज़ टू पावर ये फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव ये पूरी वैल्यू है, यहाँ लिखा हुआ है। तो जब ये दोनों साथ हो इंटीग्रल के अंदर, तो इसको आप इस तरह से इंटीग्रल से आज़ाद करके इस तरह लिख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि ये तो अपनी जगह मौजूद रहा, और इस पूरे की जगह ई रेज़ टू पावर फंक्शन आ गया, लेकिन अभी यहाँ पे हमें लिमिट अप्लाई करनी है, इसलिए 0 और इन्फिनिटी की लिमिट अप्लाई करनी है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये 8π² वगैरह ऐसे ही रहा, और लिमिट अप्लाई की, तो ई रेज़ टू पावर j की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी बन गया। और जब 0 रखेंगे तो j की वैल्यू 0 रखने से 0 आ जाएगा, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इक्वल्स टू 0, तो ई रेज़ टू पावर 0 आ गया। ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0, और ई रेज़ टू पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो लिहाजा ये 0 - 1 हो जाएगा, और जब इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो z रोटेशन की वैल्यू क्या आई, 8π² i k t, ठीक है।
इसको हम ln करके भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने वहाँ पे किया था ट्रांसलेशन में, तो ज़रा आसानी हो जाती है। ln z रोटेशन इज इक्वल टू 8 पाई ln 8 पाई स्क्वायर ln i प्लस ln t, ये सब बाकी कांस्टेंट हो जाएंगे। ठीक, अच्छा जी, अब हम आते हैं वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन पर। वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन की इक्वेशन हमें पता है, एनर्जी की हाफ वी न्यू वी प्लस हाफ एच न्यू। न्यू जो है, ये जो न्यू है ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, और वी जो है बेसिकली ये क्वांटम नंबर है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। ये भी बात आई थी कि 0 पॉइंट एनर्जी बराबर है हाफ एच न्यू के। तो हमें तो 0 पॉइंट की कुछ एनर्जी है, क्योंकि रोटेशन में और ट्रांसलेशन में 0 पॉइंट जो 0 थी, लेकिन यहाँ पर 0 पॉइंट एनर्जी कुछ 0 नहीं है, नॉन ज़ीरो है, लिहाजा हमें डेल्टा ई निकालना होगा, उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। जब हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास वैल्यू एच न्यू और ये आया वी, एच न्यू वी। ठीक है, अब हम इसको पुट कर देंगे वाइब्रेशन पार्टीशन फंक्शन की इक्वेशन में, तो यहाँ ये वैल्यूज रखनी पड़ेंगी। तो ये वैल्यू पुट करी तो ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहाँ मसला है समेशन के साथ, अब समेशन को प्रोसेस करना है। तो ये देखिए समेशन है, समेशन को एक्सपेंड करते हैं। जब एक्सपेंड करेंगे, यानी कि यहाँ हम ये समेशन ऐसे से आ गया, अब इसको एक्सपेंड किया, तो एक्सपेंड करने से क्या आया, पहले तो इसकी वैल्यू हमने रखी 0, पहले 0 है, ई रेस्ट टू पावर 0 1 हो जाएगा, क्योंकि सब 0 हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा ई रेस्ट टू पावर 0। फिर इसकी वैल्यू रखी 1, जब 1 रखी तो ये वैल्यू आ गई, वी की 1 रखी। फिर हमने v की वैल्यू रखी 2, तो ये 2h न्यू आ गया, 3 रखी 3 आ गया, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो अगर हम देखें तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज लग रही है। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, हर दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड करें तो फिक्स आंसर आता है। देखिए आप इसको इससे डिवाइड करें ई रेज़ टू पावर एच न्यू अपॉन के टी आएगा, इसको इससे डिवाइड करें सेकंड को थर्ड को सेकंड से ई रेज़ टू पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी आएगा, फोर्थ को अगर आप थर्ड से करें तो भी ई रेज़ टू माइनस एच न्यू अपॉन के टी आएगा। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए जैसे ये है ज्योमेट्रिक सीरीज है। ठीक है, अब इसमें अगर x की वैल्यू लेस देन 1 हो, 1 से छोटी हो, डेसिमल में हो, तो फिर इसका अगर हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम करना चाहें तो वो 1 माइनस एक्स की पावर -1 आता है। ठीक है, जिन लोगों ने ज्योमेट्रिक सीरीज वगैरह की हुई है उनको अंदाजा होगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि बजाय इतना लंबा चौड़ा मामला लेने के, क्योंकि वैल्यू आगे आगे छोटी होती आती है, छोटी होती है, आगे नेग्लिजिबल हो जाती है, तो और ये मैथमेटिशियंस ने हमें काम करके बता दिया कि हम अगर इस तरह की ज्योमेट्रिक सीरीज है और जिसमें x की वैल्यू जो है लेस देन 1 है, तो हमारा जो ई रेज़ टू पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी है ये x है, x की तरह है, और इसकी वैल्यू जो है ये यानी इसकी वैल्यू ऐसी बात है नेगेटिव में है, तो ये 1 से बहुत छोटी है, तो लिहाजा हम इसको 1 माइनस एक्स की पावर -1 कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह लिख देंगे, 1 माइनस एक्स की जगह क्या है ई रेज़ टू पावर माइनस एच न्यू अपॉन के टी और -1, ये शक्ल में आ गई। तो जनाब हमें z वाइब्रेशन का भी पार्टीशन फंक्शन की इक्वेशन मिल गई। और अगर हम ln z वाइब्रेशन कर देंगे तो ये ln ऑफ दिस -1 ln की वजह से पहले आ जाएगा, फिर ln दिस माइनस ln दिस, तो ln 1 0 होता है, और माइनस ln के साथ ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस प्लस एच न्यू अपॉन के टी। तो ln z वाइब्रेशन बराबर होता है एच न्यू अपॉन के टी के। ठीक है, अब हम प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। कैलकुलेट द पार्टीशन फंक्शन फॉर गैसियस नाइट्रोजन एट 1 एटमॉस्फेयर एंड 298 केल्विन। तो ये जो कंडीशन दी हुई है ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की है। हैविंग रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 28, नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास 28 दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द बॉन्ड लेंथ फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज 0.109 नैनोमीटर। ऑल्सो स्पेक्ट्रोस्कोप इज प्रोवाइडेड द एब्जॉर्प्शन बैंड एट 2360 सेंटीमीटर इनवर्स। ये वेव नंबर दिया हुआ है नाइट्रोजन का। ठीक, चलिए साहब, हमें पता है कि z बराबर होता है ट्रांसलेशन रोटेशन वाइब्रेशन के डॉट प्रोडक्ट है, तो हमें इन तीनों को इंडिविजुअल मालूम करना पड़ेगा क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। तो अब z ट्रांसलेशन इसके बराबर है और उसको ln करके भी हम कार कर सकते हैं। अब यहाँ पर m जो है 28 है, k की वैल्यू ब्लैंक कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.38 × 10⁻23, h की वैल्यू ब्लैंक कांस्टेंट 6.626 × 10⁻34 है, और v जो है इसे देखना है, सीखना है। v लिखा हुआ है कैसे, अब v यहाँ दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होता है। लेकिन जी जहाँ डेसीमीटर क्यूब यूनिट मुनासिब नहीं है, तो हमें यहाँ मीटर क्यूब यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो जब उसको मीटर क्यूब में करेंगे तो ये 0.0244 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब इन वैल्यूज के अंदर पुट कर देंगे तो हमें z ट्रांसलेशन की
वैल्यू पता चल जाएगी, चाहे ln लेके करें या डायरेक्ट कर दें। z रोटेशन मालूम करना होगा, तो इसकी इक्वेशन ये है, अभी हमने ड्राइव की, इसके अंदर i की वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और m r स्क्वायर है, तो इस तरह मालूम होगा, m की जगह 28 और r स्क्वायर, r रेडियल फ्रैगमेंट होगा पूरे बॉन्ड लेंथ का, तो 0.109 को 2 से डिवाइड करेंगे और इसमें नैनोमीटर वैल्यू ही ली जाती है, इसको चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसको हम मालूम कर लेंगे और जब ये मालूम हो जाएगा तो हम इसको फिर पुट कर देंगे इसके अंदर। अगला स्टेप में ये z वाइब्रेशन है, z वाइब्रेशन इक्वेशन ये है, और हमें यहाँ पर h न्यू अपॉन kt के खाली न्यू मालूम करना है, यानी फ्रीक्वेंसी। लेकिन हमें दिया हुआ है 2360 सेंटीमीटर वेव नंबर। आमतौर से स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट यही करते हैं कि वेव नंबर देते हैं, तो वेव नंबर को हमें कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी में, तो बहुत आसान है। वेव नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें स्पीड ऑफ लाइट से तो ये फ्रीक्वेंसी बन जाती है। तो मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 7.0 × 10⁻13 सेकेंड इनवर्स की फ्रीक्वेंसी आ गई। इसे हम यहाँ पुट कर देंगे, चाहे तो ln लेके करें या डायरेक्ट पुट कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा z वाइब्रेशन का। फाइनली हम क्या करेंगे, इन तीनों का प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे, तो हमें टोटल पार्टीशन फंक्शन पता चल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ एक बात काबिल गौर ये है कि ये सवाल नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन के लिए, अगर यही सवाल होता एटॉमिक नाइट्रोजन के लिए तो फिर हम ना रोटेशन के पार्टीशन फंक्शन मालूम करते ना वाइब्रेशन का पार्टीशन फंक्शन मालूम करते, ठीक है। हमें सिर्फ ट्रांसलेशन बताना होता, वही टोटल पार्टीशन फंक्शन हो जाता। ये आप पहले भी बात हो चुकी है। इसी तरह एक तब्दीली ये भी हो सकती है इसके अंदर कि आपसे पूछा जाए कि इंट्रॉपी बताओ, तो इंट्रॉपी की इक्वेशन हमने ड्राइव की है, तो पहले पार्टीशन फंक्शन मालूम कर लिया, फिर इंट्रॉपी की इक्वेशन में जाकर वहाँ पर ये पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू और बाकी वैल्यूज रख देंगे, तो हमें इंट्रॉपी बच जाएगी। हमें इंटरनल एनर्जी पूछी गई, तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू से पहले टोटल पार्टीशन फंक्शन निकालना होगा इस तरह से, और फिर वहाँ जाकर इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन में उसको पुट करना होगा, ठीक है। इसी तरह और भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती है जो हमने ड्राइव की है। तो ये एक बेसिक सा न्यूमेरिकल जो हमने कर लिया। अच्छा जी, तकरीबन हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक आज लास्ट में केमिकल इक्विलिब्रियम का है, तो वो कभी हम पढ़ लेते हैं कभी नहीं पढ़ लेते, तो अभी वैसे ही हालात ऐसे हैं, तो अगर मौका लगा बाद में तो देख लेंगे, वरना फिलहाल उसको हम स्किप कर देते हैं। और बुक्स में भी न्यूमेरिकल दिए हुए उनको आप सॉल्व करें, और ये भी एक न्यूमेरिकल मैंने इस तरह का सॉल्व कर दिया, आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया, तो इंशाल्लाह ठीक है जी। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।